बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉन रीडिंग की क्लासेस का सिलसिला हमने शुरू कर दिया था। एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सा, और कैसे पढ़ना है बताना शुरू किया था। आज थोड़ा उसका रिव्यू कर लेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स नए हैं, और फिर वो आर्टिकल जो हमने चूज़ किया था लास्ट टाइम, मलिहा लोधी साहिबा का, वो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? और चलें स्टार्ट करते हैं। आइए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, ये तो मैं बता चुका हूँ डॉन को किस तरह से आपने सर्च करना है। गूगल पे जाके आप डॉन ओपिनियंस मलिहा लोधी सिर्फ इतना टाइप कर देंगे ना, आपके सामने वो सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे जो मलिहा लोधी ने लिखे हैं। मैं इसको प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी इंग्लिश, उनकी वोकेबलरी और उनका स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग, बहुत स्टाइल ऑफ राइटिंग बहुत अट्रैक्टिव है। और अगर वही रीडिंग ही स्टार्ट करवा, हाँ वही वही स्टार्ट करूँगा, बेफिक्र रहो। तो वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत समझ में आने वाला भी है, और थोड़ा सा मुश्किल भी है। लेकिन अगर उस स्टैंडर्ड पे आपने कर लिया तो फिर आप बहुत तेजी से आगे चल पड़ेंगे। अगर मैं ये देखूंगा कि जनाब ये आपको मुश्किल लग रहा है, तो फिर मैं आसान वाले आर्टिकल्स पहले उठा लूंगा, फिर मुश्किल की तरफ जाऊंगा। मैं यहाँ से ये आर्टिकल जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसलिए सेलेक्ट किया है कि ये रेलेवेंट है करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा। और करंट अफेयर्स में पेंडेमिक सिचुएशन जो है दुनिया की, पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन, यानी पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन बहुत करंटली बहुत हॉट टॉपिक है। और दी न्यूज़ का संडे का आर्टिकल बहुत अच्छे होते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं दी न्यूज़ से भी पढ़ा दूंगा आपको, बेफिक्र रहें। दी न्यूज़ के संडे आर्टिकल्स निकाल लेंगे और उसमें से कर लेंगे। पहले हमने जो एक सेलेक्ट कर लिया, पहले इसको कर लेते हैं। अच्छा, यूज़ कैसे करना है मैंने बताया था। गूगल पे जाके आप लिखेंगे डॉन ओपिनियन, तो अगर इतना लिखेंगे तो डॉन के सारे ओपिनियंस आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप जब किसी पर्टिकुलर राइटर के ओपिनियंस तलाश करेंगे तो वो खास तौर से आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे तो उसमें से आप अपने जो अपने थीम प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स में पोस्ट पेंडेमिक है, करंट अफेयर्स में वर्ल्ड ऑर्डर है, ये वाले टॉपिक्स जो है करंट अफेयर्स में बहुत हॉट है। तो इनसे रेलेवेंट जो चीज़ चल रही है आप उसको सेलेक्ट करते जाएंगे और अपने पास MS वर्ड में उसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा, या उसको डाउनलोड कर लेंगे, वो डाउनलोड भी हो जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है। दूसरी बात ये है, हाँ मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा, कोई भी आर्टिकल मुश्किल नहीं होता इंशाल्लाह। और दूसरी बात, ऐसे में किस तरह इस्तेमाल करना है। देखिए, ऐसे में इस्तेमाल ऐसे नहीं करना है कि आपने वहां से पूरे पूरे पैराग्राफ उठाने और ऐसे में शामिल कर देना है। बेसिकली इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि आप जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको वो नॉलेज मिलती है जो नॉलेज आपके पास पहले नहीं थी, उस थीम से रेलेवेंट। ठीक है ना? या उस टॉपिक से रेलेवेंट। तो जब आपको वो नॉलेज मिल जाती है तो आप अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस इजीली कर सकते हैं। और फिर वो टर्मिनोलॉजी जो दुनिया भर में चल रही है, जैसे लास्ट टाइम हमने मास्क डिप्लोमेसी की बात की थी। अब किसी आम आदमी से आप मास्क डिप्लोमेसी की बात करेंगे या आप लिबरल वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो वो नहीं समझेगा कि इनके मीनिंग क्या है। या जैसे मैं कहूँ कि टोटलिटेरियनिज्म की बात करेंगे या अथॉरिटेरियनिज्म की बात करेंगे तो आम आदमी नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आप ये रीडिंग करते जा रहे हैं तो आपको इन टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग्स भी पता है कि इनकी क्या मीनिंग है, और आप उसको अपने एसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बात के को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये असल में रीडिंग का असल मकसद ये है कि वो कंटेंट, वो मटेरियल, वो नॉलेज आपके माइंड में भर जाए जो आपके रेलेवेंट थीम या रेलेवेंट टॉपिक से है। और हाँ, स्क्रीन मैंने अभी शेयर की ही नहीं है उमैमा, मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं की है। मैं नज़र आ रहा हूँ आपको स्क्रीन पर? हाँ, बस मैं नज़र आना चाहिए। अब देखो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, अब मैं नज़र आऊँगा एक कोने में। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वही आर्टिकल जो मैंने लास्ट टाइम खोला था, और वो आर्टिकल हमारे पास ये रहा। चलें, ये है मलिहा लोधी का लिखा हुआ वो आर्टिकल जो मैंने नेक्स्ट, जो मैंने डॉन का जो आपका वो था। अच्छा, चैट भी मैं खोल लेता हूँ साइड में ताकि मुझे पता चलता रहे कौन क्या कह रहा है।
हाँ जी, मैं इसको गायब कर देता हूँ या साइड पे कर देता हूँ, बल्कि गायब ही कर देता हूँ, मेरा ख्याल है अपनी तस्वीर दिखाना कोई मकसद नहीं मेरा। चले अब, और इसको उठा के यहाँ फेंक देते हैं नीचे। चले ना, तो हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ जो हेडलाइन के तौर पर लिखा था ये हमने पढ़ लिया था, और मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ उन लोगों के लिए जो आज पहला दिन है इनका। देयर इज लिटिल डाउट। जब लिटिल इस तरह से इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है नो, नॉट एट ऑल। देयर इज लिटिल डाउट मीन्स देयर इज नो डाउट। ठीक है, that the world is in the throes of one of its most unsettled periods. Unsettled periods का मतलब है जो दुनिया में तारीख से लेकर अब तक, यानी कदीम तारीख से लेकर अब तक जो दुनिया में अनसेटल्ड पीरियड्स आए हैं, कुछ ऐसे दौर गुजरे हैं, जमाने गुजरे हैं जो बहुत ही मुश्किलात भरे जमाने थे। उनमें से एक इंतहाई मुश्किल दौर जो है, ये दुनिया उससे गुजर रही है। थ्रोज, थ्रोज बेसिकली अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिए जाए तो थ्रोज का मतलब है पेन, एंग्विश, या एक, जिसे हम कहते हैं दर्द। लेकिन यहाँ इससे मुराद स्ट्रगल, या स्ट्रगल फुल ऑफ एगनी, एक तकलीफ दे अजियत भरी जिद्दोजहद। तो दुनिया इस वक्त इस तकलीफ दे मरहले से गुजर रही है, जो माजी से लेकर अब तक जितने अनसेटल्ड पीरियड्स आए हैं दुनिया में, उनमें से सबसे ज्यादा अनसेटल्ड पीरियड है। मिसाल के तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दीज वर द अनसेटल्ड पीरियड्स ऑफ द वर्ल्ड। एक दो एग्जांपल दिए मैंने सिर्फ। बट पेंडेमिक, कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है, दिस इज द मोस्ट अनसेटल्ड पीरियड ऑफ द वर्ल्ड, और इससे दुनिया गुजर रही है। द कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज ओनली एडेड टू अनसर्टेनिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। थ्रोज मीन पेन भी है, स्ट्रगल भी है, एगनी भी है। ठीक है ना, राइट? ये है THROE। ठीक है, प्लूरल में थ्रोज हो जाएगा। सही है। The coronavirus pandemic has only added to uncertainty in international politics. कोरोना पेंडेमिक जो है, जो पेंडेमिक मैं बता चुका हूँ, ऐसी वबा जो पूरी दुनिया में फैल जाए। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है, इसने जो है बढ़ा दिया है, ऐड कर दिया अनसर्टेनिटी को, यानी गैर यकीनी के आलम को, केओस की सिचुएशन को। मैंने इसके लिए बताया था प्रीवियस क्लास में, केओस, CHAOS। केओस की जो सिचुएशन है उसको बढ़ा दिया है, खास तौर से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, बैनुल अक़वामी सियासत में। ठीक है, एडिट कैसे यूज हुआ है इस जगह, एडिट कैसे यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज हुआ है। द कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज एडेड, तो थर्ड फॉर्म है ना, हैज के बाद आया प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी इसने इजाफा कर दिया है। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो अनसर्टेनिटी थी उसका, देखो भाई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी तो पहले ही चल रही थी जब चाइना ने CPEC शुरू किया था। ठीक है ना, तो CPEC शुरू करने से अनसर्टेनिटी तो आ ही गई थी, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा था कि चाइना जो है वो मार्केट कैप्चर कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी जड़ें फैला रहा है सारी दुनिया में एज अ सुपर पावर। लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक ने इसमें और मजीद इजाफा कर दिया इस अनसर्टेनिटी। तो लोग अनसर्टन थे कि आया हम अमेरिका की तरफ देखें या चाइना की तरफ देखें, तो अब तो अनसर्टेनिटी में और ज्यादा इजाफा हो गया है। एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज इन फ्लक्स, एंड उस वक्त जब दुनिया एक बहाव से गुजर रही, एक सैलाब से गुजर रही है। फ्लक्स कहते हैं फ्लो को, फ्लो, बहाव, एक सैलाबी बहाव है किन चीजों का। अब वो चीजें गिनवाई गई हैं आगे। उनमें पहली चीज है विद द ग्लोबल पावर शिफ्टिंग। जैसे मैंने भी तस्करा किया, ग्लोबल पावर का मतलब सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड,
तो दुनिया के इख्तिदार जो हैं उसके तबादले, ग्लोबल पावर शिफ्टिंग। ग्लोबल पावर शिफ्टिंग कोई नई चीज नहीं बेटा, ये हजारों बरस से मुस्तकिल होती चली आ रही है। सबसे पहले दुनिया पर जो सुपर पावर था, एक दुनिया पर जो गालिब थी ना जो कुवत, दैट वाज द ईस्ट, हम लोग मशरिकी कौम। तो यूनान और रोम से लोग इल्म हासिल करने बैतुल मक़दस आया करते थे, यानी मगरिब से मशरिक आया करते थे, इसीलिए हमें मशरिक कहा जाता है। यहाँ एक राज और भी खोल दूं कि हमें मशरिक क्यों कहा जाता है, हालांकि हम तो यूरोप के जनूब में हैं। अच्छा, जब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका डिस्कवर नहीं हुआ था तब भी हमें मशरिक कहा जाता था और यूरोप को मगरिब। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका डिस्कवर नहीं हुए थे। दुनिया में सिर्फ 3 बर्रे आजम डिस्कवर हुए थे। 3 बर्रे आजम थे, एक यूरोप था, एक अफ्रीका था, एक एशिया था। तो अगर देखा जाए अफ्रीका और एशिया को ईस्ट कहा जाता है और यूरोप को वेस्ट उस जमाने में। तो ऑब्वियसली यूरोप तो साउथ नॉर्थ में है और अफ्रीका और एशिया जो है वो यूरोप के वेस्ट में साउथ में है। वो नॉर्थ में, हम साउथ में, मगर उन्होंने हमेशा हमें ईस्ट कहा है। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ईस्ट क्यों कहा है। जब तक मैं एंड नहीं करूंगा क्लास एंड नहीं होगी, बैठे रहिएगा, मैं दोबारा लॉग इन हो जाऊंगा। तो हमें ईस्ट क्यों कहा, तो उसका रीजन ये है। हाँ, पंक्चुएशन मार्क्स भी एक्सप्लेन कर देंगे, डोंट वरी। मेरी बात तवज्जो सुने जो मैं बता रहा हूँ। ये कंटेंट आपको चाहिए, जो मैं बकबक करता हूँ ना, ये कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये बकबक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं पकाता बहुत हूँ लेकिन ये पकाना जो है ना बड़ा आपके काम का है। ये सारी नॉलेज आपको मिल रही है अपने ऐसे राइटिंग में यूज करने के लिए, ठीक है ना। इससे पहले ये नॉलेज आपके पास नहीं है। तो हमें ईस्ट क्यों कहा जाता है, उन्हें वेस्ट क्यों कहा जाता है, तो बुनियादी तौर पर ईस्ट का वर्ड तो उस वक्त सामने आया है जब हम इंग्लिश सामने आई है। 6th सेंचुरी के बाद इंग्लिश जब वजूद में आना शुरू हुई तो ईस्ट का वर्ड सामने आया। अदरवाइज इससे पहले ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड था ओरिएंट, तो वो लोग हमें ओरिएंटलिस्ट कहते थे या ओरिएंटल कहते थे। यानी ओरिएंट का मतलब है वो मुकाम जहां से सूरज की पौ फटती है या सूरज की किरणें फूटती हैं, उसे ओरिएंट कहते हैं हम, जिसे हम इमरोज कहते हैं। एक नया दिन, एक नई सुबह का आगाज, एक नया तुलू। तो दुनिया को हमेशा रुश्द हिदायत और इल्म की रोशनी यहीं से मिली है। वालेकुम अस्सलाम, मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हमें ईस्ट क्यों कहते हैं और यूरोप को वेस्ट क्यों कहते थे। तो उस वक्त तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड था ही नहीं, डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो यूरोप तो हमारे नॉर्थ में, हम उसके साउथ में, फिर भी हम उसे वेस्ट कहते हैं, वो हमें ईस्ट कहते हैं। तो उसकी वजह बता रहा था कि दुनिया को रुश्द हिदायत और इल्म की रोशनी हमेशा हमने दी है, इस खित्ते ने दी है, ठीक है ना। आप इसका सबूत मांगते हैं तो बेटा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया इकराम आए, 1,24,000 के लगभग, इनमें से हम जिनके नाम जानते हैं, चलो उन्हीं को देख लेते हैं। 26 के नाम जानते हैं हम टोटल। उन 26 में से भी किसी एक का जिक्र बता दें, किसी एक का नाम लेकर बता दें कि कोई यूरोप के किसी मुल्क में पैदा हुआ हो, या नॉर्थ अमेरिका में, या साउथ अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, ये सब के सब आए इसी खित्ते में हैं जिसे अफ्रीका और एशिया कहते हैं, ठीक है ना। एफ्रो एशियन रीजन में ही तशरीफ लाए हैं तमाम अंबिया इकराम। तो जाहिर है कि हर नबी इल्म लेकर आया है, हर नबी अल्लाह की का पैगाम और दीन लेकर आया है, सच्चाई का मजहब लेकर आया है। तो रोशनी हमेशा इस खित्ते से ही फूटी है। एक दौर वो था कि जब यूनान और रोम से लोग इल्म हासिल करने बैतुल मक़दस यानी फिलिस्तीन आया करते थे, तो वो हमें ओरिएंटल पीपल कहते थे। ओरिएंटल मीन्स मशरकी, यानी वो जो रोशनी बख्शता हो, इल्म की रोशनी, हिदायत की रोशनी। तो ये इस वजह से उन्होंने हमें सबसे पहले ओरिएंट कहा। बाद में जब इंग्लिश लैंग्वेज वजूद में आ गई तो हमें ओरिएंट के बजाय ईस्ट कहा जाने लगा। तो हम उन्हें वेस्ट कहने लगे क्योंकि वो जहालत के अंधेरों में गर्क थे हमेशा से, और मगरिब में अंधेरा होता है हमेशा। तो ये सिलसिला था। जोग्राफिकली दे आर इन द नॉर्थ। और अब तो अगर देखा जाए जोग्राफिकली तो और कंफ्यूजन क्रिएट होगी। यूरोप नॉर्थ में है हमारे, एशिया और अफ्रीका के, जबकि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हमारे एक्सट्रीम वेस्ट में है, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया हमारे एक्सट्रीम साउथ ईस्ट में है ना।
तो ये कैसा वेस्ट हो गया जो चारों तरफ है? तो बेसिकली वेस्ट कहने की वजह यही थी कि हम इन्हें वेस्टर्न इसलिए कहते थे कि इनके पास तो जहालत के अंधेरे थे, जहाँ सूरज गुरूब हो जाता है अंधेरा हो जाता है। और ये हमें ईस्ट इसलिए कहते थे कि हमारे पास इल्म की रोशनी थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक तो हमारे पास इल्म रहा और हमारे पास दुनिया की अथॉरिटी रही, पावर रही। उसके बाद का जो दौर आता है उसमें हम ये देखते हैं कि यूनान में होमर पैदा हो गया, होमर के बाद फिर पैथागोरस पैदा हो गया, पैथागोरस के बाद प्लेटो अफलातून पैदा हो गया, उसके बाद सोक्रेटस सुकरात आ गया, फिर ब्यूक्रेटस बुकरात आ गया, फिर आपका सिलसिला चलता रहा, एरिस्टोटल तक पहुंचा, अरस्तु तक पहुंचता है। और उसके बाद फिर कहीं जाकर उनके यहाँ पैदा होता है सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो देखो इतना इल्म उनके पास जब आ गया तो उन्हें दुनिया का इक़्तिदार मिला। जो फातेह आलम पैदा हुआ सिकंदर आजम, तो पहले इल्म आता है फिर इक़्तिदार आता है। तो दुनिया का इक़्तिदार शिफ्ट हो गया, पावर ग्लोबल पावर शिफ्ट हो गई वेस्ट में, तो वो सुपर पावर बन गए और 700-800 साल तक, 7 और 8 सेंचुरीज तक उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की। फिर जनाब बादज मसीह ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का दौर अगर हम देखें, उनकी पैदाइश के बाद का, तो जाहिर है कि 6th सेंचुरी में इस्लाम का सूरज तुलू हुआ और नबी मुकर्रम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो हमें इल्म नहीं बल्कि बाबुल इल्म मिल गया। तो दुनिया का इक़्तिदार फिर हमारे हाथ में, अल्लाह का वादा है जिस कौम के पास इल्म होता है अल्लाह दुनिया का इक़्तिदार उन्हीं के हाथों में सौंप देता है। तो हमें दुनिया का इक़्तिदार मिल गया। अब जब हमें दुनिया का इक़्तिदार मिला तो हम सुपर पावर बन गए। और यहाँ तक कि 22 लाख मुरब्बा मील रकबे पर दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत थी। आधे से ज़्यादा यूरोप मुसलमानों के पास था। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1000 बरस से ज़्यादा, बल्कि हाँ इससे भी ज़्यादा, मुसलमानों ने दुनिया पर हुकूमत की। और 6th सेंचुरी से लेकर 13th भी नहीं, 16th सेंचुरी तक, हाँ, मुसलमानों की दुनिया पर एक वसी तर हुकूमत थी जिसका नाम था ऑटोमन अम्पायर, जो 1299 में हमने डिक्लेयर किया था। और 1927 में जाकर ऑटोमन अम्पायर ख़त्म हुई, ठीक है ना। और 1923 में हम पर पाबंदियां लगा दी गई थी, ऑटोमन अम्पायर पर पाबंदियां लगा दी गई थी, जो अब 2023 में 100 साल पूरे हो जाएंगे और पाबंदियों से आज़ाद हो जाएगा टर्की। टर्की वॉज द सेंटर ऑफ इस्लामिक पावर। तो ये ग्लोबल पावर शिफ्टिंग हुई और फिर हमारे पास एक दफ़ा पावर आ गई। फिर उसके बाद इल्म चला गया यूरोप के पास, वेस्टर्न नेशंस के पास। तो उन लोगों ने इन्वेंशन शुरू कर दी, साइंस के ऊपर काम शुरू कर दिया, तो इल्म उनके पास चला गया, जाहिर है और दुनिया का इक़्तिदार भी उनके हाथ में आ गया। और तब से लेकर अब तक, 17th सेंचुरी से लेकर अब तक, यानी 21st सेंचुरी तक 500 साल हो चुके हैं तकरीबन, और दुनिया का इक़्तिदार उनके हाथ में है। तो ये है ग्लोबल पावर शिफ्टिंग। अब ये ग्लोबल पावर शिफ्टिंग इन द ब्रॉड व्यू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और ग्लोबल पावर शिफ्टिंग जो है अब होने वाली है दोबारा से। जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि अमेरिका की जो स्टेक था वो कम होता जा रहा है दुनिया पर से, और चाइना जो है वो स्टेक होल्डर बनता जा रहा है दुनिया का। तो अमेरिका इज द वेस्ट, चाइना इज द ईस्ट। तो एक दफा फिर वेस्ट के हाथों से ईस्ट के हाथों में ये पावर शिफ्ट हो रही है या होती हुई दिखाई दे रही है। तो दुनिया इस दौर से गुजर रही है। अब वो मलिया लोधी ये लिख रही हैं कि व्हेन द वर्ल्ड इज इन फ्लक्स, दुनिया इस बहाव से गुजर रही है, ठीक है ना। रशिया तो यूरोप में आ गया ना बेटा, और रशिया सुपर पावर था, अब दोबारा से वो चाइना के सहारे से खड़ा होना चाहता है। अभी सुपर पावर है नहीं रशिया, ठीक है ना। तो ईस्ट में पूरा एशिया है और अफ्रीका है। अब कंट्रीज आप खुद देख लीजिए कौन से हैं ईस्ट में और अफ्रीका में, एशिया में और अफ्रीका में, ठीक है ना। अच्छा, जापान भी ईस्ट में आता है, चाइना भी ईस्ट में आता है, दो बड़ी पावर्स हैं। और इस वक्त दुनिया में मल्टी पोलैरिटी है, बिल्कुल आगे आएगा ये लफ्ज, मल्टीपोलराइजेशन का लफ्ज आएगा आगे इसी पैसेज में, ठीक है ना, हम पढ़ेंगे ये। अब देखिए तो ग्लोबल पावर शिफ्टिंग का दौर गुजर रहा है, ऊपर से द स्टैंड ऑफ बिटवीन द वर्ल्ड्स टू सुपर पावर्स, दुनिया के दो सुपर पावर्स के दरमियान स्टैंड ऑफ। ये जो स्टैंड ऑफ इस्तेमाल हुआ ना, बीच में हाइफन लगा हुआ है, ये स्टैंड ऑफ का मतलब होता है डेडलॉक, ये नाउन है। डेडलॉक, डेडलॉक किसे कहते हैं? जब दो पार्टीज आमने सामने हो मगर एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ना कर पा रही हो, ठीक है ना।
पास्ट में मशरिक पाकिस्तान और मगरब पाकिस्तान, नहीं मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान तो वो बांग्लादेश और हमारा फर्क था, वो तो रीजनल ईस्ट एंड वेस्ट की बात है, मैं ग्लोबल ईस्ट एंड वेस्ट की बात कर रहा था, ठीक है ना। हाँ पास्ट में, यू राइट। तो इस तरह तो खुद नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दो हैं, है ना, तो इससे इससे फर्क नहीं पड़ता। ईस्ट और वेस्ट जो है वो ग्लोबली अलग होता है और रीजनली अलग होता है, ठीक है ना। तो रीजनल ईस्ट और वेस्ट देखा जाए तो बांग्लादेश वाज ईस्ट पाकिस्तान एंड द रिमेनिंग पाकिस्तान वाज कॉल्ड वेस्ट पाकिस्तान। ये रीजनल ईस्ट एंड वेस्ट है। मैं ग्लोबल ईस्ट एंड वेस्ट की बात करूंगा तो दुनिया को दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाएगा ना, ईस्ट और वेस्ट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब बात हो रही है स्टैंड ऑफ, डेडलॉक। डेडलॉक किसे कहते हैं? जब दो पार्टीज आमने सामने हो, जब दो पार्टीज आमने सामने हो और एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ भी ना कर पा रही हो, कोई स्टेप ना ले पा रही हो, दोनों अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में, तो ये कहलाता है स्टैंड ऑफ बिटवीन द वर्ल्ड्स टू सुपर पावर। दुनिया की दो सुपर पावर्स चाइना एंड अमेरिका, इनके दरमियान डेडलॉक है, कंटिन्यू है। एंड अ रूल्स बेस्ड ऑर्डर, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था, कानून की बुनियाद पर बनाया हुआ एक ऑर्डर था, एक वर्ल्ड ऑर्डर था, इरोडिंग एज बिग पावर्स क्वालिफाई देयर सपोर्ट टू मल्टीलेटरलिज्म। वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो था वो इरोडिंग, डिस्ट्रॉइंग, इरोड का मतलब होता है तबाह, नहीं, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग, दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। और वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसे कहा जा रहा है वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो अमेरिका ने इम्पोज किया था वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से। दैट वाज रूल्स बेस्ड ऑर्डर, दैट वाज ग्रेजुअली बीइंग डिस्ट्रॉयड। वो आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि बिग पावर्स क्वालिफाई देयर सपोर्ट टू मल्टीलेटरलिज्म। जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, अब यही दो तो नहीं है ना मुल्क, सुपर पावर तो ये दो हैं, है ना। अभी फैसला नहीं कर पा रहे हम इनमें से किसी एक को सुपर पावर कहें, किसी एक को ना कहें, लेकिन दुनिया में और भी बड़े ममालिक हैं, जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, रशिया है, तो ये भी तो G8 है ना, ये G8 के अंदर ग्रेट 8 कंट्रीज। तो इन्होंने मल्टीलेटरलिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मल्टीलेटरलिज्म को क्या मतलब, मल्टी का मतलब होता है मोर देन टू, और लेटरल, लेटरल का मतलब होता है साइड। तो मल्टी साइड्स या मैनी साइड्स, है ना। हाँ G7, यू आर राइट। तो अब वो G8 हो गया भाई, G7 की बजाय। तो मल्टीलेटरलिज्म जो है ये दरअसल क्या है कि मल्टी डायमेंशनल इज्म जो है उसको उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, कि वो किसी एक की तरफ नहीं देख रहे, कई ताकतों की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। और वो ग्रुप बनाकर, अब ये G7 G8 क्या चीज है? ये मल्टीलेटरलिज्म की एक मिसाल है कि आपने तमाम पावरफुल कंट्रीज को एक जगह इकट्ठा कर लिया। ये मल्टीलेटरलिज्म की एक बहुत बड़ी मिसाल है, ठीक है। तो ये सिलसिला शुरू हो गया है, इसकी वजह से तो और ज्यादा जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तबाह होना शुरू हो गया। अब देखिए, हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। अच्छा, चलो मैं इसके ऊपर भी लेक्चर दे दूंगा, G7 G8 के ऊपर भी, ठीक है, डोंट वरी यार, हम किस लिए बैठे हैं। अच्छा जी, अब ऊपर चल नीचे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। हाउ डज, अब यहाँ से डिटेल शुरू हो रही है। वो जो शुरू का पैराग्राफ था, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, उसको पढ़कर आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस पूरे एस्से में, ये पूरा एस्से है, आर्टिकल है, इसमें क्या डिस्कस हो रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था ऑटोमेटिकली, दोबारा से कनेक्ट हो गया है। अगर दोबारा इन डिस्कनेक्ट हो जाए तो जाएगा कोई नहीं, जब तक कि मैं कंप्लीटली एंड ना कर दूं लेक्चर को, ठीक है। सब आ गए हैं दोबारा से, चलें। अब देखो, जो फर्स्ट पैरा हमने पढ़ा था, बोल्ड में लिखा था, वो बेसिकली
डिफाइन कर रहा था कि पूरा ऐसे पूरा आर्टिकल किस चीज के बारे में है। आप जब अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे तो इसी तरह का होना चाहिए कि वो पूरे ऐसे को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है ना। तो ये एक हमें ट्रिक मिल गई। अब जो थीसिस स्टेटमेंट के बारे में मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, थीसिस स्टेटमेंट, तो अगर आप देखें तो ऊपर वाले पैराग्राफ में टोटल 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, जनाब की दुनिया इस मुश्किल से गुजरी, लेकिन दूसरा सेंटेंस जो दी कोरोना वायरस से स्टार्ट हो रहा है, मल्टीलेटरलिज्म पे खत्म हो रहा है, ये पूरा सेंटेंस है एक, क्योंकि इस पूरे में एक फुल स्टॉप आ रहा है। इस पूरे सेंटेंस को देखकर हमें अंदाजा हो रहा है कि यही तो हमारा थीसिस स्टेटमेंट है। यानी जो हमने पूरे एसे में डिस्कस करनी है बात, वो इस एक सेंटेंस में क्लियर कट नजर आ रही है, तमाम पहलू इसमें शामिल कर दिए गए। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है। कोरोना वायरस पेंडेमिक का जिक्र भी है, अनसर्टेनिटी का जिक्र भी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जिक्र भी है, और ग्लोबल पावर शिफ्टिंग का भी है, स्टैंड ऑफ बिटवीन द वर्ल्ड्स टू सुपर पावर्स भी है, तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर इरोडिंग उसका भी जिक्र आ गया, फिर मल्टीलेटरलिज्म का भी जिक्र आ गया। तो ये एक ही सेंटेंस में तमाम चीजें डिस्कस कर दी ना उसने। तो ये इस तरह का एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो पूरे ऐसे को रिप्रेजेंट कर रहा हो कि आपके इस पूरे ऐसे में किन किन चीजों के बारे में बात हो रही है। इसे आप थीसिस स्टेटमेंट कह सकते हैं, ठीक है। बल्कि ऑब्वियसली यही थीसिस स्टेटमेंट बनेगा, अगर आप भी लिखेंगे तो इसी टाइप का बनेगा। अब आइए जरा, हाउ डज वन डिस्क्राइब दिस इरा। अब यहां से बात शुरू हुई, सवाल से बात शुरू हो रही है। ज्यादा इम्फेटिक बनाने के लिए, यानी जोरदार बनाने के लिए, या तो टोटल नेगेशन से बात शुरू होती है या इंटेरोगेशन से। हम जब नेगेशन से या इंटेरोगेशन से अपनी बात का आगाज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी बात पर जोर देना चाहते हैं, ठीक है ना। ये नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, मेरा कसूर नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। जब तक मैं एंड नहीं करूंगा लेक्चर एंड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इस पैराग्राफ को स्टडी करते हैं। चैट ओपन कर लूँ मैं, चल। कोई बात नहीं, जितनी मतलब डिस्कनेक्ट होगा मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, डोंट वरी। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, स्क्रीन नजर आ रही है आपको, अब आ रही होगी। जल्दी बताइए, कंटिन्यू करते हैं। चलो, हाउ डज वन डिस्क्राइब दिस इरा। मैं कह रहा था बात अपनी या तो नेगेशन से शुरू करते हैं या इंटेरोगेशन से, तो वो बात बड़ी ऑथेंटिक और बहुत इम्फेटिक हो जाती है, जोरदार हो जाती है। हम मुसलमान हैं, हम इसकी तरीका ज्यादा बेहतर जानते हैं। जैसे कलमा हम शुरू करते हैं अपना, तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला से शुरू करते हैं, टोटल नेगेशन से शुरू करते हैं, है ना। या फिर अल्लाह ताला अपना कलाम आगाज करता है तो कहता है अलम तरा कैफा, क्या तुमने नहीं देखा, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा किया। तो सवालिया अंदाज में बात शुरू हो रही है, अलम तरा, है ना। तो ये सवालिया अंदाज में या इनकारिया अंदाज में जब बात शुरू होती है तो ज्यादा इम्फेटिक, ज्यादा जोरदार हो जाती है, ज्यादा वजन वाली बात हो जाती है। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, हाउ डज वन डिस्क्राइब दिस इरा, इस जमाने को, इस दौर को हम, कोई शख्स, वन, वन का मतलब एनी वन, कैसे डिस्क्राइब करेगा, कैसे डिस्क्राइब करेगा, ठीक है ना, कैसे डिस्क्राइब करेगा। अब कैसे डिस्क्राइब करेगा भाई, अब पढ़ने वाला भी जो है वो थोड़ा सा स्टक हो जाएगा इस पैराग्राफ से कि यार इस पैराग्राफ में यकीनन कुछ ना कुछ काम की बात बताई जा रही है। द लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक सर्वे बाय द लंदन बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। देखिए, लंदन में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, IISS। इस इदारे का काम क्या है कि वो दुनिया में होने वाले बड़े, जो बहुत ही बड़े लेवल के जो वाकयात और हालात होते हैं उनको, उनके ऊपर सर्वे करती है। सर्वे का मतलब ये, उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियंस जमा करती हैं, हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, परसेप्शन जमा करते हैं, और फिर अपनी एक राय देते हैं मेजोरिटी की बात देखकर, तो ये सर्वे कहलाता है।
तो जैसे हम कहते हैं ना, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में इलिटरेट पीपल की शरह ये है, पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर के नीचे इतने परसेंट लोग रह रहे हैं। तो ये सर्वे जो होता है ये स्ट्रेटेजिक सर्वे कहलाता है। तो लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक सर्वे जो हुआ है, जो किया किया किसने है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने किया है, जो लंदन में है। उसके मुताबिक अमंग द बेस्ट एनुअल रिव्यूज ऑफ जियो पॉलिटिक्स के ऊपर जो सालाना एक रिव्यू पेश करता है ये इदारा, जियो पॉलिटिक्स का मतलब है ग्लोबल पॉलिटिक्स, दुनिया की सियासियात, उसके ऊपर जो ये इदारा अपना सर्वे पेश करता है, एनुअल रिपोर्ट पेश करता है। अभी तक वॉइस स्टक है क्या? मेरी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही क्या? जल्दी बताइए। अगर ऐसा है तो फिर मैं ऑफलाइन होके दोबारा ऑनलाइन आता हूँ। अब ठीक है, चलो। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज जो है, इन्होंने हर साल एक रिपोर्ट पेश करनी होती है, एक सर्वे पेश करना होता है, रिव्यू पेश करना होता है जियो पॉलिटिक्स पर, दुनिया की सियासियात पर। जियो पॉलिटिक्स कहते हैं हम जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। उसमें जो लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक सर्वे है, ग्रेपल्स विद दिस क्वेश्चन, उसमें ये सवाल जो है वो ग्रेपल करता है। ग्रेपल का क्या मतलब है? टू सीज विद और टू डील विद इन डायरेक्ट और इफेक्टिव वे, यानी बराह रास्त और ज्यादा मौसर अंदाज से किसी चीज से नबरदाजमा होना, या हम कहते हैं कि टू सीज विद, किसी चीज पर जो है जोर देना। तो इस सवाल को बहुत ज्यादा इसमें उभारा गया है, उस पर जोर दिया गया है, इस सवाल से स्टक हो गए हैं लोग, बट रिजेक्ट्स द आइडिया। लेकिन इसके जवाब में जिन लोगों ने आइडिया दिया है उसको वो रिजेक्ट करते हैं। क्या आइडिया? मसलन दैट अ सिंगल फ्रेज और टाइपोलॉजी कैन कैप्चर इट। आइडिया ये है कि एक फ्रेज या एक टाइपोलॉजी, टाइपोलॉजी किसे कहते हैं? टाइपोलॉजी टाइप से बना है, यानी टाइपोलॉजी किसे कहेंगे? स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर टाइपोलॉजी का मतलब है एनालिसिस, किसी चीज की टाइप्स पर एनालिसिस करना, है ना। तो किसी एक एनालिसिस या किसी एक टर्मिनोलॉजी या किसी एक फ्रेज के जरिए आप इस पूरे ईरा को कैप्चर कर लें कि जनाब ये ईरा पर, थैंक यू। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। मैं अपनी बात दोबारा से करता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। तो सेवरल डिस्क्रिप्शंस हैं। तो पावर पॉलिटिक्स जब हम कहते हैं तो पावर पॉलिटिक्स का मतलब है कि दुनिया जो है उसी तरफ लौट रही है। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिटर्न टू ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का मतलब ये है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप के सारे ममालिक इंग्लैंड के साथ हो गए थे और जर्मनी के साथ सिर्फ एक ताकत थी, दैट वाज जापान। तो इस तरह उस वक्त अमेरिका इतनी बड़ी ताकत नहीं थी। तो जाहिर है कि ये पावर पॉलिटिक्स का गेम हो गया था, दोनों तरफ दो पावर पॉलिटिक्स पॉलिटिकल ग्रुप बन गए थे। इसी तरह G2 वर्ल्ड, ऐसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पावर पॉलिटिक्स हुई, तो ब्रिटिश का साथ दिया अमेरिका ने और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज ने, और फिर जापान ने दोबारा से जर्मनी का साथ दिया। तो ये पावर पॉलिटिक्स के नतीजे के तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। तो अब जब पावर पॉलिटिक्स का वर्ड इस्तेमाल होगा तो हम समझ जाएंगे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा है, ठीक है ना। G2 वर्ल्ड क्या है कि दुनिया के दो बड़े ब्लॉक्स हो गए, एक ग्रेट पावर के साथ कुछ लोग हो गए, दूसरी ग्रेट पावर के साथ कुछ लोग हो गए, तो वो डिवाइडेड वर्ल्ड हो जाएगी ना। फिर आता है G2 ग्रेट टू, ठीक है ना, जैसे G7 है, सेवन ग्रेट कंट्रीज, टू ग्रेट पावर्स, ठीक है। G2 वर्ल्ड है, वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड है। दी एशियन सेंचुरी, तो ये एशियन सेंचुरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहले ब्रिटिश ऑथर था बर्ट्रैंड रसल, जिसका 1971 में डेथ हुई थी। बर्ट्रैंड रसल ने जो है ये नाम लिया था सबसे पहले, और उसने, ये मेरा फेवरेट राइटर भी है, उसने सबसे पहले ये टर्म इस्तेमाल की थी और उसने कहा था कि अब एशिया के हाथ में दुनिया की पावर यानी दुनिया का इक़्तिदार आ जाएगा।
तो वो देख रहा था अपने सामने किस तरह से ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पूरे इंडिया पर और पूरी दुनिया पर काबिज हो गया था, और उसके बाद फिर आहिस्ता कॉलोनियलिज्म जिसे हम कहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को उसने ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया, साउथ अफ्रीका को ब्रिटिश कॉलोनी, अमेरिका को और दुनिया की बेशतर ममालिक को, फार ईस्ट एशिया को ब्रिटिश कॉलोनीज में चेंज कर दिया था। तो कॉलोनियलिज्म कहलाता है ये, और इसे पॉजिटिव वर्ड में इंपीरियलिज्म भी कहते हैं वो। तो फिर वो दुनिया के नक्शों में तब्दीलियां आई, मुल्क आज़ाद हुए, नई जमहूरियतें बनी, तो ये ताकत एशिया में जो है बढ़ गई। नई जमहूरियतें बनने का मतलब नए कंट्रीज बन रहे हैं ना, तो नई ताकतें बन रही हैं। तो बर्ट्रैंड रसल ने उस वक्त कहा था कि एशियन सेंचुरी, कि ये सेंचुरी जो है वो एशिया की सेंचुरी है, और उसमें एशिया की पावर जो है वो यूरोप पर गालिब आने वाली है। और खैर 20th सेंचुरी में तो ऐसा नहीं हो सका, लेकिन 21st सेंचुरी में हमें ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो ये तीन बड़े एस्पेक्ट्स शो किए हैं राइटर ने, कि इसको हम अगर डिस्क्राइब करें ईरा को, तो उस ईरा को डिस्क्राइब करने में हमें रिटर्न टू ग्रेट पावर पॉलिटिक्स और G2 वर्ल्ड और एशियन सेंचुरी, इन चीजों को सामने रखना होगा। हम कोई एक टाइपोलॉजी यूज नहीं कर सकते। जो बात रिकॉर्डिंग में नहीं आई वो मैंने पूरी रिपीट कर दी है बेटा, डोंट वरी। अच्छा, अच्छा, बट finds that none of them work to reflect a multi-dimensional reality। लेकिन फिर भी इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट कर सके, अक्कासी कर सके मल्टी डायमेंशनल रियलिटी को। ये दौर जो है मल्टी डायमेंशनल इश्यूज में घिरा हुआ है, और ये मल्टी डायमेंशनल यानी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में, जो डायमेंशंस में जो रियल इश्यूज हैं दुनिया के, उनमें घिरा हुआ है। ठीक है ना। डाइवर्स इश्यूज हैव स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, इट सेज। तो जो 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 सर्वे पेश किया गया लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक सर्वे के नाम से, वो जो लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक सर्वे है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की तरफ से, जो एनुअल रिव्यू आता है, उसमें कहा गया है कि डाइवर्स इश्यूज जो है, डाइवर्स का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल, यानी मुख्तलिफ इकसाम के, मुख्तलिफ जानिब से आने वाले डाइवर्स इश्यूज जो हैं, ये इतने मुख्तलिफ अनवा इकसाम के इश्यूज जो बहुत बड़े इश्यूज हैं, इनका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट होता है हमेशा। इनका दुनिया पर एक एक स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है। स्ट्रेटेजी कहते हैं हिकमत अमली को। तो दुनिया की हिकमत अमली पर बहुत गहरा असर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। मेरा ख्याल है इस पैराग्राफ में काफी कुछ आपको मिल गया होगा पढ़ने में। अगर ये पैराग्राफ मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया है तो मैं अगले पैराग्राफ पर जाऊं। हाँ जी, बताइएगा। ओके, स्ट्रेटेजिक ईटी को भी क्या लिखा है या नहीं? शॉर्ट रिव्यू किस चीज का? 1 मिनट का दे दे। अरे भाई शॉर्ट रिव्यू, अल्लाह माफ करे। टाइपोलॉजी का मतलब होता है कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी जो मुख्तलिफ किस्मों को एक फ्रेज में बंद कर दे, या ऐसी डॉक्ट्राइन या ऐसा एनालिसिस जो एक टर्मिनोलॉजी के जरिए सब चीजों को डिफाइन, जैसे आपने देखा G2 वर्ल्ड, ये एक टाइपोलॉजी है। एशियन सेंचुरी ये एक टाइपोलॉजी है। ठीक है ना। और कोई एक टाइपोलॉजी ऐसी नहीं है जो पूरे ईरा को डिस्क्राइब कर सके, ये कहना चाह रहे हैं। रीजन कहते हैं इलाके को, टू बी स्ट्रेटेजिक कहते हैं या नहीं? रीजन को स्ट्रेटेजिक थोड़ी कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट का मतलब होता है जो हिकमत अमली के तहत उसके असरात पैदा होते हैं। रीजनल इन मानों में कह सकते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इम्पैक्ट होगा उसका। फुल पैराग्राफ का रिव्यू, अच्छा जी। मल्टी डायमेंशनल, मुख्तलिफ रुख वाला, मुख्तलिफ डायमेंशन, जिसके मुख्तलिफ डायमेंशन हो। अब मल्टी डायमेंशनल जब हम कहते हैं ना, सुनो, मल्टी डायमेंशनल का यहाँ पर क्या मतलब है? कई डायमेंशंस हैं जिससे दुनिया की जो हालात हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। मसलन इकोनॉमिक डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, इसके अलावा जो है वो और इस तरह के डिफरेंट डायमेंशंस, सोशल डायमेंशंस हैं, इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं, खुद नेशनल डायमेंशंस हैं हर कंट्री के। तो मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं।
ठीक है ना, रिलीजियस डायमेंशंस भी हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो इस पैराग्राफ को मैं चंद अल्फाज में अगर कहूँ तो कहा जा रहा है कि इस ईरा को, इस जमाने को किन अल्फाज में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो किसी एक टाइपोलॉजी या किसी एक टर्मिनोलॉजी से आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप कहें दिस इज द एज ऑफ रिटर्न टू ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, तो एक मुकम्मल बात नहीं होती। अगर मैं कहूँ दिस इज द एज ऑफ, दिस इज द ईरा ऑफ G2 वर्ल्ड, ये भी बात मुकम्मल नहीं हो। दिस इज द ईरा ऑफ द एशियन सेंचुरी, तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं होता है ना। तो मल्टी डायमेंशनल रियलिटीज है। तो आप कोई एक टाइपोलॉजी या कोई एक टर्मिनोलॉजी नहीं बना सकते जिससे तमाम डायमेंशंस कवर हो सकें। इस पूरे पैराग्राफ में ये समझाने की कोशिश की गई है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं जनाब वाला। हो गया ना रिव्यू, बस फरमाइश किया करें, मैं हाजिर हूँ भाई। नेवरदलेस, ये नेवरदलेस का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताइएगा। नेवरदलेस, ये वर्ड पहले कभी देखा? ये अलग अलग लिखा जाता था पहले, अब मिला के लिखा जाता है नेवरदलेस, नेवरदलेस। इन स्पाइट ऑफ दैट, हाउ एवर, इसकी बावजूद, ताहम, जिसे हम कहते हैं ना इससे क्या होता है, ठीक है ना, हम कहते हैं ना कभी सो व्हाट, इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Even without invoking a single overarching phrase to depict present day geopolitics. अब यहां तक कि कोई एक ओवर आर्चिंग फ्रेज नहीं है हमारे पास। ओवर आर्चिंग फ्रेज यानी एक ऐसा फ्रेज, जैसे ऊपर वो इस्तेमाल हुआ G2 वर्ल्ड, ये एक फ्रेज है। जैसे ऊपर इस्तेमाल हुआ था इनमें से मैं दिखाता हूं आपको, द एशियन सेंचुरी, ये एक फ्रेज है। रिटर्न टू ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ये एक फ्रेज है। इस तरह का कोई ऐसा फ्रेज जो ओवर आर्चिंग हो, ओवर आर्चिंग का मतलब दैट कवर्स द होल, जो इस पूरे सिनेरियो को इम्ब्रेस कर ले, अपनी लपेट में ले ले या डोमिनेट करे, ठीक है ना। इसके बगैर भी, इसके बगैर भी, अच्छा, इनवोकिंग जो है ये कॉलिंग फोर्थ यानी इस्तेमाल करना, बगैर किसी एक ऐसे ओवर आर्चिंग फ्रेज को इस्तेमाल किए भी, किए बगैर भी, टू डिपिक्ट प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स। डिपिक्ट का मतलब होता है कि कैप्चर करना या किसी चीज को पेश करना, बना के पेश करना। प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स, दुनिया की जो सियासियात है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसको प्रेजेंट डे की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको पेश करना। सर्टेन की फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट स्टैंड आउट। तो बहुत सारे की फीचर्स यानी बुनियादी अहम तरीन अवामिल ऐसे आते हैं स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के, यानी आप रीजनल एनवायरनमेंट कह लें या जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट कह लें। स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का मतलब है टू बी प्रोमिनेंट, जो उभर कर सामने आते हैं। इस एस्से में हम वही चीजें पढ़ेंगे जो दुनिया के जियो पॉलिटिक्स के स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के लिए की फीचर्स हैं या की फैक्टर्स हैं। दे इंक्लूड, उनमें क्या क्या शामिल है देखिएगा। फियर्स कंपटीशन बिटवीन द टू ग्लोबल पावर्स, पहली चीज क्या है? फियर्स का मतलब है खौफनाक किस्म का मुकाबला है, कंपटीशन है, बिटवीन द टू ग्लोबल पावर्स, दो बड़ी ग्लोबल पावर्स के दरमियान। ठीक है ना, वो तो है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी था, थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी यही होगा, है ना। फिर कह रहे हैं वीकनिंग कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म अमिड ग्रोइंग मल्टीपोलैरिटी। मल्टीलेटरलिज्म का कमिटमेंट था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, लेकिन वो कमिटमेंट कमजोर हो गया और एक नई चीज ग्रो हो रही है इसके दरमियान से, अमिड ग्रोइंग, बीच में से एक नई चीज निकल रही है। वो क्या है? मल्टी पोलैरिटी या मल्टी पोलराइजेशन के कई पोल्स बन गए दुनिया की, ठीक है ना। तो मल्टी पोलैरिटी का पोल कहते हैं सेंटर ऑफ पावर को। तो मल्टी पोलैरिटी का मतलब है मैनी सेंटर्स ऑफ पावर। तो दुनिया के सेंटर ऑफ पावर कई बन गए हैं,
अमेरिका एक सेंटर ऑफ पावर बनता जा रहा है, चाइना एक सेंटर ऑफ पावर बनता जा रहा है, और मजीद भी बनते जा रहे हैं। जैसे अभी टर्की जो है वो 2023 में जो ऑटोमन एम्पायर पर पाबंदियां लगी थी 100 साल की, वो पाबंदियां खत्म हो जाएंगी तो एक नई पावर बनकर सामने आएगा वो भी। इसके अलावा जो है रशिया भी चाह रहा है कि वो एक नई पावर बनकर सामने आए। तो ये मल्टीपोलराइजेशन हो रही है वर्ल्ड में ना, मल्टीपोलैरिटीज हो रही है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ टेक वॉर्स, शिद्दत इख्तियार कर गए, इंटेंसिटी से बना है इंटेंसिफिकेशन, तो इंटेंसिफाई हुआ है, शिद्दत इख्तियार कर गया है ऑफ टेक वॉर्स। टेक वॉर क्या है? टेक्नोलॉजी वॉर, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी वॉर में, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वॉर है। जाहिर है आजकल टेक्नोलॉजी के जरिए ही लड़ रहे हैं सब एक दूसरे से घर बैठे। कोई मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई इंटरनेट के जरिए हैकिंग की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है ना। कोई फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर जो है वो जो ओनर्स हैं उनके, वो उनके जरिए जो है सारी दुनिया के अंदर एक ओपिनियन डेवलप करते हैं, ठीक है। किन चीज़ों को हाईलाइट करना है, लोगों तक पहुंचाना है और लोगों के जहन बनाने हैं, तो वो सारा काम टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है। रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था ना, देखो ये आ गया। जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, जिसके मुताबिक दुनिया की सारी पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल करने का एक निज़ाम बनाया जा रहा था, और अमेरिका उसका रूह रवां था, जिसे ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया गया था, वो रिट्रीट हो रहा है, वो लौट रहा है, वापस हो रहा है, पीछे हो रहा है, वो मैदान छोड़ के भाग रहा है। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो मैदान छोड़ के भाग रहा है, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, तो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पीछे हट रहा है। रिन्यूअल ऑफ रिलीजियस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, इलाकाई इख्तलाफात हैं, वो ताज़ा हो रहे हैं, दोबारा से उठ रहे हैं, सर उठा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या था कि सारी दुनिया का एक निज़ाम, सारी दुनिया पर एक पावर जो है वो अपना इख्तियार चलाएगी, ये ग्लोबलाइजेशन था। और अब थ्रू इंटरनेट और थ्रू टेक्नोलॉजी जो है ये ग्लोबलाइजेशन और इजी होता जा रहा था। अचानक ये पेंडेमिक आ गया और इसकी वजह से ये सिलसिला अचानक टूट गया, और जो है वो लोग अपने बॉर्डर्स में जो है वो बाउंड हो गए। और ख़ास तौर से जो स्टेक होल्डर ऑफ द वर्ल्ड था, दैट वाज अमेरिका, तो उसने जो है हाथ उठा लिए दुनिया पर से और अपनी अपने बॉर्डर्स को सेव करने में मसरूफ हो गया। तो वो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो खत्म कर दिया उसने खुद ही, ठीक है ना। रिन्यूअल ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इलाकाई तनाज़ात जो है वो पैदा हो गए, ठीक, इलाकाई तनाज़ात बढ़ने लगे, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया कश्मीर, इसराइल पैलेस्टीन, ठीक है ना, अमेरिका अफगानिस्तान, और इस तरह के और बहुत सारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। खुद यूरोप में बहुत सारे। रिन्यूअल का मतलब है दोबारा से ताज़ा हो जाना, दोबारा से नया हो जाना, तो फिर से सर उठाना। तो रिन्यू हो गए हैं वो चीज़ें, दोबारा से नई शक्ल में सामने आ गई हैं वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, वो सारे तनाज़ात। राइज ऑफ हाइपर नेशनलिज्म, भाई हाइपर नेशनलिज्म जो है, यानी शदीद किस्म की कौम परस्ती, ठीक है। ये जो हाइपर है ना, इसका मतलब होता है एक्सेसिव, हद से ज्यादा। जैसे हाइपर टेंशन, हद से ज्यादा टेंशन हो जाती तो हाइपर टेंशन कहलाती है। तो हाइपर नेशनलिज्म जो है ये इसने सर उठाया है दुनिया में, कौम परस्ती ने, ठीक है ना। तो जैसे, अच्छा, इसमें हाइपर नेशनलिज्म है, और एक और चीज है जिसका यहाँ जिक्र नहीं आया, वो है रेसिज्म। रेसिज्म ने भी सर उठाया है, काले सफेद का भी चक्कर चल गया है दुनिया में, सियाह फाम और सफेद फाम कौमें जो हैं, तो ये चीजें भी सर उठा रही हैं। एज वेल एज ऑफ ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन क्या चीज है? ऑथोरिटेरियन किन्हें कहते हैं? ऑथोरिटेरियन उन लोगों को कहते हैं जो सिंगल मैन पावर, जिसे हम कहते हैं ना वो डिक्टेटरशिप, तो वो फेवरिंग अ कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ लीडर फोर्सफुली, तो वो इम्पोज करना चाह रहे हैं कि किसी एक लीडर, किसी एक पावर, कि सारी दुनिया का एक प्रेसिडेंट हो, सारी दुनिया का एक जो है वो अथॉरिटी हो उसके हाथ में, और सारी दुनिया पर रूल करे। तो वो जो एक डिक्टेटरशिप है किस्म की, वो अथॉरिटेरियनिज्म कहलाता है। तो
वो भी सामने आ रही है। पॉपुलिस्ट लीडर्स, फिर ऑथोरिटेरियन लीडर्स हैं और पॉपुलिस्ट लीडर हैं। तो एक तो ऑथोरिटेरियन लीडर वो है जो अपनी फोर्स के जरिए अपनी अथॉरिटी को मनवाना चाह रहा है, अपनी लीडरशिप को मनवाना चाह रहा है, जैसे अमेरिका है। और पॉपुलिस्ट लीडर जैसे अमेरिका है, जो चाइना है। तो चाइना जो है वो पॉपुलिस्ट लीडर यानी आवाम का नुमाइंदा बन के सामने आया है, आवाम की मदद शुरू कर दी उसने पेंडेमिक में। अमेरिका ने आवाम की मदद करने के बजाय अपने एक बाउंड्री के अंदर कैद होकर रह गया, अपने लोगों को मदद करने लगा सिर्फ। तो ये ऑथोरिटेरियनिज्म और पॉपुलिज्म जो है ना, ये दो चीजें सामने आई हमारे। ये बहुत सारे फीचर्स उसने दिखाए हैं। इस पैराग्राफ की समरी ये है कि आपको कोई एक ओवर आर्चिंग फ्रेज नहीं मिलेगा, कोई एक ऐसा फ्रेज नहीं मिलेगा जो ओवर आर्च करे, यानी पूरे मौजू को अपने अंदर समेट ले, इस पूरे ईरा को डिफाइन करने के लिए, जो प्रेजेंट डे जो पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता हो। इसके बावजूद जो है आप मुख्तलिफ चीज़ों पर अगर गौर करें तो उन मुख्तलिफ चीज़ों में कौन कौन से फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं फियर्स कंपटीशन बिटवीन द टू ग्लोबल पावर्स। इसके अलावा वीकनिंग कमिटमेंट और टू मल्टीलेटरलिज्म अमिड ग्रोइंग मल्टीपोलैरिटी, और इंटेंसिफिकेशन ऑफ टेक वॉर्स, रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और रिन्यूअल ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, राइज ऑफ हाइपर नेशनलिज्म, ऑथोरिटेरियन लीडर्स, पॉपुलिस्ट लीडर। अमिड का मतलब होता है दरमियान में से, इन द मिडिल ऑफ, है ना, इन द मिडस्ट ऑफ। तो ये है, मेरा ख्याल है पैराग्राफ समझ में आया होगा। ये तो सारे इश्यूज डिस्कस किए हैं अभी उन्होंने, इससे आगे अब चलेंगे हम। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि ये रीडिंग फायदेमंद है या यूं ही बस, क्योंकि आप खुद इस तरह से अकेले बैठकर रीड नहीं कर सकते, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजीज जो इस्तेमाल हो रही हैं उनके मीनिंग डिक्शनरी में इस तरह से नहीं दिए गए होंगे, क्योंकि वो करंट अफेयर्स पर बेस करते हैं। करंट अफेयर्स पर बेस देखें, मल्टीलेटरलिज्म की डिक्शनरी में कुछ और मीनिंग होंगे, लेकिन आज के हालात में जियो पॉलिटिक्स में अगर आप देखें दुनिया की सियासियात में, तो मीनिंग कुछ और निकल रहा है। इसी तरह मल्टीपोलैरिटी में, ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग डिक्शनरी में कुछ और होंगे, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में से कुछ और मीनिंग नजर आ रहे होते हैं। तो मैं जो ये रीडिंग की क्लास ले रहा हूँ, ये इसीलिए ले रहा हूँ कि वो तमाम ओवर आर्चिंग फ्रेजेस, चलो ये भी इस्तेमाल कर दिया मैंने भी, ओवर आर्चिंग फ्रेजेस जो हैं वो हमारे पास हो, ताकि हम अपने एसेज में उन्हें यूज कर सकें मुख्तलिफ मौक़ों पर, और वो तमाम हालात और वाकयात हमें मालूम हो कि जिनको हम डिस्कस कर सके अपने एसेज में, ऐसे राइटिंग में। तो मेरा ख्याल है कि ये क्लास यूजफुल है, और इस तरह से इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कोई भी नहीं कर रहा है। हाँ, एक दो लोग हैं जो आपके सीख खाने से इंशाल्लाह सीख जाएंगे, इंशाल्लाह। मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। एक चीज और याद रखिएगा, देखें यूट्यूब वगैरह पर और एक दो जगह पर कुछ लोग हैं जो 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 डॉन को ना उर्दू में ट्रांसलेट करके और वर्ड मीनिंग्स वगैरह दे रहे हैं। मैंने देखा था, कुछ लोगों ने लिंक मुझे सेंड किए थे। वो इस तरह वो डिक्शनरी मीनिंग्स में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो मजा नहीं आ रहा उसमें। मजा उस वक्त आता है जब एक वर्ड को आप लेकर शुरू होते हैं और उसको पूरी इंटरनेशनल सिनेरियो में डिफाइन करते हैं, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो सारी जो एक नॉलेज गैदर करना होती है वो जरूरी होता है। ऐसे राइटिंग करने वाले स्टूडेंट के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो एक सब्जेक्ट को मल्टी डायमेंशनली कवर कर सके। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि वो एक पॉइंट से स्टक हो जाए और एंड तक उसी पॉइंट को घिसता रहे, तो वो ऐसे में जान नहीं पैदा होती। और फिर ये भारी भारी टर्मिनोलॉजीज जो हम पढ़ रहे हैं, फिर आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जस्ट रीडिंग और ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूं मैं, ये आप देख रहे होंगे, और जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक है, चले इंशाल्लाह। क्योंकि इस देखो, ऐसे राइटिंग से पहले रीडिंग करनी चाहिए। अब रीडिंग अगर हम इतने काबिल होते तो हम तो डिक्शनरी लेके बैठते, रीड कर लेते, बात समझ में आ जाती। नहीं, वो बैकग्राउंड नॉलेज हमारे पास है ही नहीं ना। दूसरी बात ये है कि मैं कहता हूं कि इन टॉपिक्स पर आपस में डिस्कशंस करो। ठीक है ना। जो खानदान में दो तीन कजन्स हैं, सीएसएस कर तैयारी कर रहे हैं, वो एक टॉपिक छेड़ दिया, उस पर सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहे हैं। इसी तरह से कहीं एकेडमी में कुछ हॉस्टल के अंदर चीजें लोग रह रहे हैं, या कहीं एक जगह जमा हो जाते हैं, बैठक हो जाती है, सब बैठते हैं, तो इन टॉपिक्स पर डिस्कशंस करो, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। तो वो सुनने से बहुत कुछ फायदा होगा। ठीक है ना। और मैं वही कर रहा हूँ,
मेरे सामने कोई नहीं बैठा, लेकिन मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उन चीज़ों के ऊपर, है ना। चलें, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वॉइस चेक हो रही है, तब तो लेक्चर भी एंड हो रहा है। गर्ल्स के लिए ऐसा कोई, हाँ गर्ल्स के लिए ऐसा एनवायरनमेंट होता नहीं है। तो ये है ना, आपके पास एनवायरनमेंट है, मैं बोल तो रहा हूँ, मेरा अकेला बोलना ही इस डिस्कशन के बराबर है। ठीक है, चल, थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिए।